बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर डे 1 का 8th और 9th क्लास के इंग्लिश बी में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि तमाम तलबा अपने लेवल के मुताबिक उसको समझते हैं। आप 5वीं क्लास में भी ये चीज़ पढ़ते आए, 6ठी में भी आपने पढ़ी, 7th क्लास में भी आपने पढ़ी, 8th में भी ये आपकी चीज़ है, इसी तरह 9th में भी आपकी है। लिहाजा सबसे पहले तो आप लोगों को टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो स्टोरीज़ सिर्फ नाम बताते हैं, उसको रीड करके दे दिया और आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया, रट्टा लगा लिया, याद कर लिया। एज़ इट इज़, जैसे ही बुक में पढ़ी वैसे ही आपने उसे रिटन फॉर्म में लिख दिया। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें इस चीज़ को समझना है कि स्टोरी राइटिंग होता क्या है, स्टोरी राइटिंग क्यों मशहूर हुई। कभी आपने गौर किया है कि ऑल द यंग एंड द ओल्ड पीपल इंजॉय हियरिंग स्टोरीज़। वो क्या है, वो स्टोरीज़ को सुनने से लुत्फ़ उठाते हैं। और आपने कभी ये भी गौर किया है, ये सिर्फ यंग एंड ओल्ड की बात नहीं है। जब हम बच्चे थे तब भी हम क्या करते थे, अपने दादा दादी के पास बैठकर स्टोरीज सुनते थे और उस स्टोरी को सुनते सुनते सो जाया करते थे। अब ये स्टोरीज़ क्यों बनाई गई, क्यों लिखी गई, इसकी वजह क्या थी। पहले लोग क्या करते थे कि वो स्टोरीज़ जो है वो कामयाब लोगों की कहानियाँ बयान करते थे और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन कहानियों को हमें जब सुनाते थे ताकि हमारे बच्चे उन कहानियों को सुनकर मोटिवेट हों कि फ़लाँ शख्स इतना बहादुर था, फ़लाँ शख्स इतना मेहनती था, फ़लाँ शख्स ने ये काम किए और वो इतना कामयाब तरीन शख्स बन गया, फ़लाँ बादशाह इतना जंगजू था, उसने इतनी ज़्यादा जंगें लड़ी। इसी तरह उन स्टोरीज़ को मोरल स्टोरीज़ बनाने के लिए कुछ उसमें मोरल वैल्यूज़ को भी ऐड कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को एक 5वीं क्लास में 3-4 क्लास तक जो है वो थर्स्टी क्रो सिखाई जाती थी कि एक कौवा प्यासा था। अब उसके मोरल में वो आपको बताते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो इंसान भी वो क्या करता है, ख़ुद ब खुद नई चीज़ तख्लीक कर लेता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, नया आइडिया उसके जहन में आता है। जिस तरह वो कौवे की मिसाल देता है, इसी तरह ये मिसाल बहुत पुरानी, बल्कि इसको आजकल जो है वो हम यूनिवर्सल ट्रूथ में शामिल करते हैं कि ये ऐसी कहावतें होती हैं, इखलाकी सबक होते हैं जो कभी तब्दील नहीं हो सकते। हम कहते हैं यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। अब इत्तेफाक में बरकत क्या है, ये पहले भी थी अब भी है। अब इस पे कहानी एक लिखी है तो अब क्या है, ये कहानी इंजॉय की जाती थी, उसको पढ़ा जाता था, उसमें इंटरेस्ट शो किया जाता था। और हमारी देखें वही कहानियाँ उन्हीं चीज़ों से हासिल करने के बाद हमारे ड्रामे, हमारी मूवीज़ जो हैं वो भी उसी से रिलेट कर रही होती हैं, जो कि आपके माइंड को इतना अपने साथ अटैच कर लेते हैं कि आप उनको जब देख रहे होते हैं तो आप एकदम अपने इंटरेस्ट को इधर उधर मूव नहीं करते, बल्कि क्या है, टोटली आपका इंटरेस्ट उसमें होता है। इसी तरह स्टोरी भी, जब कोई अच्छी स्टोरी लिखी होती है तो आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप उस स्टोरी को पढ़ते हुए कई ऐसे काम जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं। अब कहते हैं यार अब तो स्टोरी का मज़ा आया, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दो। एक वक्त में तो ऐसा भी होता है कि बाज़ स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग आपके लिए होती हैं कि आप वो पढ़ रहे हों
तो उस दौरानिए में आपके पेरेंट आपको कह दें बेटा खाना खा लो, तो आप कहते हैं मां मैं थोड़ी देर तक खाता हूँ, अभी मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर लूँ। तो ये क्या होता है, ये स्टोरी हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये स्टोरी जो है इसको रिटन फॉर्म में लिखा गया। अब रिटन फॉर्म में जब इसको प्रैक्टिकली अपील किया गया तो हर एक ने इस चीज़ को सराहा कि एक वक्त में कहानी दादाजी ने सुनाई, आपने सुनी, आपने इंटरेस्ट लिया, आप सो गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, आपको वो स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया गया। अब रिटन फॉर्म में लिखते हुए चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक स्टोरी को इम्प्रेसिव भी बनाते हैं और इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। वो पॉइंट जो है अगर हमारे माइंड में हो तो हम कोई भी स्टोरी लिखते हुए उन पॉइंट्स को जब कोड करेंगे, उनके मुताबिक लिखेंगे, तो हमारी जितनी भी स्टोरी होगी वो सारी की सारी क्या होगी, बहुत आला लेवल की होगी। अब उसमें सबसे पहला क्या है, वेल प्लान्ड प्लॉट। पहला क्या है, वेल प्लान्ड प्लॉट। अब हमारे कई बच्चे समझने लग जाएंगे ये प्लॉट जो है ये 3 मरले 4 मरले का प्लॉट है। ये बेटा प्लॉट से क्या है मुराद, इससे मुराद उस कहानी का जो बेसिक थीम है, जो आप बयान करना चाहते हैं, वो इंतहाई मंसूबाबंदी के साथ तैयार किया गया हो कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी में उनके व्यूज़ कौन कौन से हैं और उस दौरानिए में उनकी बैकग्राउंड पे किस चीज़ को जाहिर करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि इट शुड बी इन नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर क्या है कि कुदरती जो ज़राए हैं उसके मुताबिक, कुदरती तरतीब के मुताबिक हमें उन चीज़ों को बयान करना है। ये नहीं कि कायनात की बड़ी चीज़ों को हम छोटा और छोटी चीज़ों को बड़ा करके कहानियों में बयान कर दें, ऐसा नहीं हो, बल्कि क्या है कि नेचुरल जो ऑर्डर्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। तीसरी चीज़ क्या है, एक स्टोरी लिखते हुए सबसे पहले हमें सिंपल इंग्लिश में लिखना है। क्या करना है, सिंपल। अगर इंग्लिश में है तो हम क्या करें, सिंपल इंग्लिश। अगर उर्दू में है तो वो भी उर्दू भी हमारी बिल्कुल सादा होनी चाहिए, जो कि रीडर के लिए बहुत आसान हो। यानी आप कोई भी स्टोरी जब याद करते हैं तो आप देखें कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो इंतहाई सिंपल, उसमें वर्डिंग कोई टिपिकल किस्म की ऐसी नहीं होती जो कि आपको पढ़ते हुए खासा मुश्किल का सामना करना पड़े, बल्कि क्या है कि आप स्टोरी को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वो स्टोरी एट द स्पॉट आधी से ज़्यादा आपके माइंड में अपना स्केच खुद ही बना लेती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इतना होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको लर्न करेंगे तो आपको बाकी तमाम चीज़ें जो इंग्लिश की हैं, ऐसे की निस्बत या दूसरी चीज़ें जो हैं पैराग्राफ्स की निस्बत, वो हम स्टोरी जो है वो अच्छे तरीके से जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं और प्लॉट बहुत प्लान्ड होता है, नेचुरल ऑर्डर हमारे सामने होता है जो हमारी आम जिंदगी में होता है। डायलॉग शुड बी इम्प्रेसिव। डायलॉग क्या होने चाहिए उसमें, अब जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं तो उसका सेंटेंस क्या हो कि वो आप रीडर को इम्प्रेस करने वाला। अगर रीडर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो डायलॉग इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें क्या हो, उसके इम्प्रेस हो रहा हो, तो उसका पढ़ने को दिल करेगा। और आप दुनिया में कई ऐसी बेटा बुक्स पढ़ेंगे, कुछ आपने पढ़ी भी होंगी, कुछ मज़ीद पढ़ेंगे, कि ऐसी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ते हुए आप कई कई घंटे एक ही सिटिंग में उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स सम बुक्स आर दोज विच वी रीड ओनली फॉर द सब्जेक्ट। कुछ किताबें ऐसी हैं वो इतनी बोरिंग किस्म की होती हैं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर उनको पढ़ते हैं, यार बस ये तो याद हो जाए तो मेहरबानी है। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते। देखिए बेटा, ये भी आपकी एक वीडियो बन रही है,
जो कि आपके सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो क्या है वो आप मूवी की सूरत में देखते हैं, टिकटॉक की सूरत में देखते हैं। अब आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो आपको वीडियो या वो मूवी जो है वो बहुत जल्दी याद हो जाती है, जबकि उसकी निस्बत क्या है, आप लेक्चर जब सुन रहे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें ओनली 40 to 50% होता है। अगर इसमें भी इंटरेस्ट आपका 100% हो तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक आपको याद ना हो जाए। देखिए ये आधे घंटे घंटे का लेक्चर हो सकते हैं, 3 घंटे की मूवी के आपको सारे सीन याद हो जाते हैं, लेकिन उनके याद होने की वजह भी यही होती है कि आपका इंटरेस्ट उसमें। और जब डायलॉग्स थोड़े से इम्प्रेसिव होते हैं, आप देखते हैं वहाँ हीरो के डायलॉग्स आपको पहली दफ़ा मूवी देखने से याद हो जाते हैं, वजह कि वो डायलॉग्स जो हैं वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। इसी तरह स्टोरी भी जब हम लिखें तो उस स्टोरी को लिखते हुए हमारे डायलॉग इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए कि जो रीडर को इम्प्रेस कर दें। उसके बाद क्या है, स्टोरी जो है उसका सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इट शुड बी इन पास्ट टेंस। किस में है, पास्ट टेंस, माजी के गुजरे हुए ज़माने में ये आपने कहानी लिखनी है। यह कोई भी स्टोरी आप प्रेजेंट में नहीं लिखते, बल्कि क्या है, एक कौवा प्यासा था, ठीक है, एक दफ़ा 2 दोस्त सफ़र पर निकले। इसी तरह एक किसान के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते रहते थे। यानी क्या है कि स्टोरी आप किस में लिखते हैं, पास्ट में। और तमाम स्टोरीज़ जो हैं वो आपको किस टेंस में मिलती हैं, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। उसके बाद इसमें ग्रामर मिस्टेक बहुत कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या होना चाहिए, सस्पेंस। इसमें क्या होना चाहिए, स्टोरी में सस्पेंस। हम अब देखिए, सस्पेंस होगा तो रीडर जो है स्टोरी पूरी पढ़ेगा, वरना रीडर क्या करेगा, उसको पहली अगर 2-3 लाइनों में ही पूरी कहानी की समझ आ जाए तो वो पूरी कहानी पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं होगा। तो बेटा ये क्या होता है, एक इम्प्रेसिव किस्म की स्टोरी लिखने के लिए हमें चंद एक पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है, और इन पॉइंट्स को अगर याद करने के बाद हम अपने माइंड में रख लें और उन पॉइंट्स के मुताबिक एक स्टोरी आप ख़ुद से क्रिएट करना चाहें, ख़ुद से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि मैं इन पॉइंट्स को पसे पुश डालते हुए कोई स्टोरी लिखूंगा तो डेफिनेटली वो स्टोरी जो है इतनी इम्प्रेसिव नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, ये था स्टोरी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्टोरी लिखने के चंद एक पॉइंट्स। एक चीज़ और भी होती है कि जब हम स्टोरी डेवलप कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की एक रूटीन होती है कि वो उसकी क्या बना लेते हैं, आउटलाइन। क्या बना लेते हैं, स्टोरी डेवलप करते हुए आउटलाइंस बना लेते हैं। अब आउटलाइंस बनाने का मकसद क्या है कि स्टोरी डेवलप करना उनके लिए आसान हो जाए। इन आउटलाइंस बनाने को हम क्या कहते हैं, स्पेसिमन। क्या कहते हैं, स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस के मुताबिक आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि कुछ स्टोरीज़ जो हैं आपको कुछ अल्फाज लिखने के बाद, यानी उसमें थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी, फिर लिखना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी जगह मज़ीद खाली छोड़ दी, और फिर लिखने के बाद और थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी। अब उसमें क्या हुआ कि सेंटेंस जो है उसका कुछ हिस्सा आपको दे दिया गया और कुछ हिस्सा जो है वो छोड़ दिया गया। अब वो कुछ हिस्सा जो दे दिया गया है, जैसे चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आ फार्मर हैड 3 sons dash they always quarrel with each other, फिर डैश दे दी, फिर आगे कुछ सेंटेंस लिख दिया। तो देखिए आपको
अ फार्मर हैड 3 सन्स, एक किसान के 3 बेटे थे। आगे क्वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, दे ऑलवेज, वो हमेशा लड़ते रहते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो उनका बाप क्या था, द फादर वांटेड टू एडवाइज देम। तो आप यहाँ पे इसको क्या करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई सेंटेंस भी पूरा आपको ऐड करना पड़े तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये क्या है कि एक स्टोरी के स्पेसिमेंस होते हैं, एक स्टोरी के क्या होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं। लिहाजा स्टोरी के स्पेसिमेंस जब आप बयान कर रहे होते हैं तो आपके लिए सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि आप उस स्टोरी को बयान करते हुए थोड़ा सा अपनी तरफ से एक एडिशन कर देंगे तो आपके लिए वो कंप्लीट एक स्टोरी बन जाएगी। लिहाजा इस तरह क्या है कि हम स्टोरी लिखते हुए स्पेसिमेन से अपने आप को कुछ मोटिवेट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हासिल कर लेते हैं कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, इसमें कौन कौन सी स्टोरी बयान की गई है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है और इसका मोरल क्या बनेगा। तो देखिए बेटा, आज के डे 1 के लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी राइटिंग पढ़ा कि एक स्टोरी को लिखते हुए उसका क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसके लिए सबसे पहले हमने स्टोरी के बारे में पढ़ा कि स्टोरी क्यों लिखी जाती है। हमने ये बात की कि बचपन में हम भी अपने बुज़ुर्गों से स्टोरी सुनते थे, फिर वक्तन फ़वक्तन यंग और ओल्ड पीपल जो हैं वो भी स्टोरीज सुनते और पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है और ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि आपके जहन को अपनी तरफ माइल कर लेता है। फिर हमने देखा कि एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स पर अमल करना चाहिए, और अगर हम उन पॉइंट्स पर अमल कर लेंगे तो हमारी स्टोरी जो हमने लिखी होगी वो हमारी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। पहली चीज़ क्या है, वेल प्लान्ड प्लॉट हो, फिर नेचुरल ऑर्डर हो, फिर उसके बाद सिंपल इंग्लिश में इस्तेमाल वो लिखी जाए, उस डायलॉग जो हैं वो इंतहाई इम्प्रेसिव किस्म की हो, और कहानी सारी की सारी पास्ट टेंस में हो। उसके बाद मैंने उसके आपको क्या बताया कि उसमें सस्पेंस होना चाहिए। लिहाजा इन चीज़ों के बाद जाके आपकी स्टोरी जो होती है वो इंतहाई परफेक्ट स्टोरी बनती है। और जब आप परफेक्ट स्टोरी लिखते हैं तो वो किस सूरत में आ जाती है, वो एक स्टोरी लिखने से आप परफेक्ट नहीं बनते, उसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है। और जब आप लगातार स्टोरीज़ लिखने की कोशिश करते हैं तो वो वक्त आ जाता है कि आपकी स्टोरी इंतहाई ऑथेंटिक बन जाती है। नो डाउट आपको यहाँ पे बेटा ये सहूलत है कि आपकी बुक में जो है वो ये स्टोरीज़ दी गई हैं, और आप इन स्टोरीज़ को पढ़ना चाहें तो आपको ये स्टोरीज़ जो हैं सिर्फ रट्टा लगाने के लिए आपकी बुक में ही मिल जाती हैं। आप इतना कुछ सोचते भी नहीं हैं कि ये क्यों स्टोरी लिखी गई, किसने लिखी, इसका राइटर कौन था, इसके लिखने के लिए नहीं। आप सिर्फ स्टोरी पकड़ते हैं, कोई नोट्स पकड़ते हैं, उसमें से रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन उससे बेहतर ये है कि हम पहले उस चीज़ की लॉजिक समझें कि ये क्यों था, और उसके बाद अगर आप रट्टा भी लगाएंगे तो कम से कम बेटा आप इस लेवल पर होंगे कि आप उसको समझ के पढ़ेंगे। लिहाजा आज के दिन के लिए, वर्क डे के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह वर्क डे 2 के लिए मैं हाज़िर होता हूँ। वर्क डे 2 के लिए आज का हमारा काम स्टोरी इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बुक की स्टोरी अ फार्मर एंड हिज सन, एक किसान और उसके बेटे, ये स्टोरी जो है बेटा आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश बी की जो है उसके पेज नंबर 8 पर दी गई है। पेज नंबर 8, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन,
अब ये जो आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, इसके पेज नंबर 8 पे बेटा आपको स्टोरी दी गई है। आप सब लोग अपने सामने अपनी स्टोरी निकाल लें, मैं आपको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये कहानी आपने 6-7 क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन बेटा उस लेवल तक उसकी वर्डिंग कुछ और ज़्यादा आसान थी। आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, आप उसमें वर्डिंग थोड़ी सी आला इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अपने लेवल के मुताबिक उसको करते हैं। तो 8th और 9th क्लास के जितने भी तलबा हैं उनके लिए सबसे आसान बात यह है कि ये जो बुक है ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये बुक जो है इसमें तमाम ये चीज़ें दी गई हैं। आपको नोट्स वगैरह और खुद से लिखने की ज़्यादा ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप आसानी से ये बुक खोलें और उसमें से याद कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे पहली स्टोरी है, कंप्लीट द स्टोरी, अ फार्मर एंड हिज सन्स। वंस, एक दफ़ा, अ फार्मर हैड 3 सन्स ग्रोन अप। एक बाप के 3 बेटे जो के बड़े हो गए। दे ऑलवेज क्वार्ड अमंग देमसेल्फ, वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। क्वार्ल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। देयर फादर एडवाइज देम टू लिव पीस, उनका बाप उनको नसीहत करता था कि वो अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें। बट इट हैड नो इफ़ेक्ट ऑन देम, लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं था। ही वॉज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, वो उनके मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था। ही सेंट फॉर हिज सन, वन डे द फार्मर फेल सीरियसली इल। एक दिन क्या हुआ कि बाप जो है वो संजीदा किस्म का बीमार हो गया। ही सेंट फॉर हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलावा भेजा। ही आस्क्ड देम टू कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ स्टिक्स विच दे डिड एट वंस। उसने कहा कि वो अपने साथ जो है एक मुट्ठी भर क्या लेकर आए? छड़ियाँ लेकर आए। ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल, उसने चारों के हाथ में एक एक मुट्ठी जो छड़ियाँ थीं उनको एक बंडल में बांध दिया। नो, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल वन बाय वन। अब उसने क्या कहा? उसने चारों को कहा कि भी सारे आओ और इस बंडल को तोड़ने की आप एक एक करके कोशिश करो। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने सख्त कोशिश की। टू ब्रेक इट, उसको तोड़ने की। नन कुड, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। एट लास्ट, आखिरकार, यहाँ पे देखिए कॉमा दिया गया है कि बाद थोड़ा सा वक्फे के साथ, द फार्मर अनटाइड द बंडल, बाप ने उसने क्या किया? किसान ने उसने बंडल को खोल दिया। एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक से कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक, कि वो हर एक स्टिक को तोड़ दे। दे डिड सो क्वाइट इजीली, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ऐसा कर लिया। देयर फादर सेड, उनके बाप ने कहा, माय डियर सन्स। अब देखिए यहाँ पे फार्मर के अल्फाज है ना, तो उसने क्या किया? इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया कि फार्मर ने ये बात की। द फार्मर सेड, बाप ने ये बात है, किसान ने क्या कही? माय डियर सन्स, मेरे प्यारे बेटो, यू कुड नॉट ब्रेक द स्टिक, तुम छड़ियों को नहीं तोड़ सके। एज लॉन्ग एज दे रिमेन टाइड टुगेदर, तब तक जब तक ये इकट्ठी बंधी हुई थी। बट यू ब्रोक ईच सिंगल स्टिक क्वाइट ईजीली, लेकिन आपने हर सिंगल अकेली स्टिक को बड़ी आसानी के साथ तोड़ लिया। देवर स्ट्रॉन्ग इन बंडल, वो बंडल की सूरत में क्या थी? मजबूत थी। बट बिकेम वीक व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से अलग अलग हुई तो वो क्या होगी? कमज़ोर होगी। नेवर फॉरगेट, भूलना मत, दैट यूनाइटेड, के मुत्तहिद रहना। वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, और जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। और एंड डिवाइडेड, और जैसे ही हम तकसीम होंगे, वी फॉल, हम गिर जाएंगे। दिस हैड अ डीप इफ़ेक्ट ऑन द फार्मर सन्स, इस चीज़ ने किसान के बेटों पर बहुत गहरा असर दिया। दे गेव अप क्वारलिंग, उन्होंने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। एंड बिगेन टू लिव इन पीस,
और अमन में रहना शुरू कर दिया। अब इसमें उन्होंने क्या यहाँ पे मॉरल दिया है, अब किसान ने उन्हें यह बताया है कि अगर तुम इत्तेफाक के साथ रहोगे तो कायनात की कोई भी चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं सकती, और जैसे ही आप अपने इत्तेफाक को अपने लड़ाई झगड़ों की वजह से दूर दूर हो जाएंगे तो कायनात की कोई भी चीज़ आपको तोड़ देगी। जैसे कि ये स्टिक्स का जो बंडल है, जब तक ये मुत्तहिद था तब तक आप सब ने कोशिश की इसको आप तोड़ ना सके, लेकिन जैसे ही आपने इसको खोल दिया और उसमें क्या कर दिया, उस बंडल को खोलने के बाद आपने उसको अलग-अलग कर दिया तो सिंगल स्टिक जो थी उसको आपने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। अब बेटा यहाँ पे भी गौर करें, अभी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो बताया था कि एक स्टोरी जो है उसमें एक इंटरेस्ट है। अब इस स्टोरी में सबसे पहले किसान, उसके बेटे वो आपस में लड़ते थे। कैसे लड़ते थे, क्यों लड़ते थे, उसकी रीज़न, उसके बाद किसान जो है वो क्या चाहता था, वो किस वजह से परेशान था। फिर किसान बीमार हुआ, किसान ने अपने बेटों को बुलावा भेजा, तो उसने एक क्लियर प्लान किया था कि मैं इस प्लॉट के मुताबिक अपने बेटों को अब क्या कहूँगा कि वो स्टिक्स साथ लेकर आए। फिर स्टिक्स को बांध दिया। अब ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सस्पेंस। स्टिक्स को बांध के क्या करना है, फिर उसने उनमें से एक एक को कहा कि आप इसको तोड़ने की कोशिश करें। अब जब उनमें से हर एक ट्राई कर रहा था तो ये पॉसिबल ना हुआ। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने उन स्टिक्स को खोल दिया, फिर उसने एक एक स्टिक को तोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने बड़ी आसानी तोड़ ली। इस तरीके से उसने उन्हें क्या समझा दिया कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में क्या है, बरकत है। अगर आप मिलजुल कर रहोगे, आप इकट्ठे रहोगे, एक बंडल की सूरत में होगे तो कोई कायनात की चीज़ बेटा आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आप डिवाइड हो जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, तुम नुकसान उठाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे, कोई भी तुम्हें आसानी के साथ तोड़ सकता है। तो बेटा आपने इस स्टोरी को पूरे के अंदाज से, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अगर इसके पढ़ने के दौरान आपको कोई चीज़ मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहले तो हम आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे देंगे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें होंगी जो आप समझते हैं हमें व्हाट्सएप पे या वीडियो पे समझ नहीं आ रही तो आपके पास इदारे का नंबर है, आप उस पर कॉल करें। टीचर्स की टाइमिंग यहाँ पे स्पेसिफ़िक है और आप उस मखसूस वक्त में आप लोगों को वक्त दे दिया जाएगा कि आप एकेडमी आ जाएं, आपको सिंगल बैठकर जो है उस पर पढ़ा दिया जाएगा, आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर कर दी जाएगी। तो बात सिर्फ ये है बेटा कि हम लोग सवाए इसके कि सिर्फ रट्टा लगा देते, मैं आपको बता देता कि बेटा पेज नंबर 8 पे आपको स्टोरी दी गई है अ फार्मर एंड हिज सन्स, और आप उसको रट्टा लगा लें। उससे बेहतर क्या है कि पहले आप इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर सुने, उसमें जो आपको पॉइंट्स बयान किए गए हैं उनको माइंड में रख के जब स्टोरी को पढ़ेंगे भी तो आपको भी पता चलेगा कि स्टोरी में क्या है, और उसके बाद आपके लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये क्या है कि ये आप लोगों के लिए बड़ी आसान काम हमने कर दिया कि एक डे में बेटा आपको सिर्फ एक स्टोरी पढ़ाएगी, चाहे वो लेक्चर जो है वो आपका डे जो है वो 15 मिनट का बने या 20 मिनट का, लेकिन आपने स्टोरी को पूरा पढ़ना है, उस स्टोरी के प्लॉट को समझना है, उस स्टोरी की वर्डिंग देखनी है। अब देखिए इसमें कोई उसने मुश्किल वर्ड इतना इस्तेमाल नहीं किया जिसमें आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत पड़े। मैंने वही आपको बताया था कि उसमें इंग्लिश ग्रामर भी आसान इस्तेमाल हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल होता है, बस ये है वो पास्ट टेंस में है। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपने अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता कर लेना है। डे 3 के लिए आज मैं हाज़िर हूँ। बेटा डे 3 में हमने क्या पढ़ना है, गौर कीजिएगा। हमने क्योंकि डे 1 से स्टोरीज़ का इंट्रोडक्शन शुरू किया था तो हम उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं कि डे 3 में आज हमारी सेकंड स्टोरी है द काइंडनेस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी।
पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त। पेज नंबर 9 पे बेटा आपकी बुक में दी गई है। आप लोग अपना पेज नंबर बुक का 9 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का खोल लें और मैं आपको वहीं से जो है वो एक दफ़ा रीड करके उसकी तमाम मुश्किल अल्फाज जो हैं वो समझा देता हूँ। डेफिनेटली उसमें भी सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल हुआ होगा और सिंपल सेंटेंस के साथ साथ उसमें जो टाइम होगा वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। वंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट आउट ऑन अ जर्नी, वेंट आउट गए, ऑन अ जर्नी एक सफ़र पर। एक दफ़ा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर निकले, अलॉन्ग विथ सम ऑफ हिज कंपेनियंस, किसके साथ, चंद साथियों के साथ। बर्ड्स वर सिंगिंग एंड चिर्पिंग जॉयफुली, परिंदे चहचहा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, लुत्फ़ उठा रहे थे, गा रहे थे। वन ऑफ द कंपेनियन, एक साथी ने, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सा अ नेस्ट इन अ बुश, उन्होंने एक झाड़ी में क्या देखा, एक घोंसला देखा। इट वॉज द नेस्ट ऑफ स्पैरो, ये किनका था, चिड़ियों का घोंसला था। एंड देयर वर 2 स्पैरोज चिक्स इन इट, वहाँ पे क्या थे, चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिक्स, चिक्स कहते हैं बच्चों को। ही पिक्ड अप द यंग स्पैरो, उन्होंने वो छोटे बच्चों को उठा लिया। ऑल एट वंस, एंड उसी लम्हे, द स्पैरोज केम क्राइंग एंड बिगेन टू फ्लाई ओवर हिज हेड, चिड़ियाँ आईं और वो उसके सर के ऊपर क्या करने लगी, उड़ने लगी और चिल्लाने लगी। अब ये देखिए एक सीन बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के पैगंबर अपने साहबा के साथ, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। कुछ साथियों ने देखा, उन्होंने झाड़ी में देखा चिड़िया के बच्चे, उन्होंने क्या किया, उसमें से 2 बच्चों को उठा लिया। अब उन दोनों बच्चों को उठाने के बाद उतनी देर में चिड़िया स्पैरो जो है वो उसने देख लिया और वो उनके सर पर चिल्लाने लगी और चीखने लगी। इस दौरानिए में ही टोल्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिज कंपेनियन, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से दरियाफ़्त किया, पूछा, वाई द स्पैरोज वर सर्कलिंग ओवर हिज हेड, कि चिड़िया जो है भाई आपके सर पर क्यों सर्कल कर रही है, क्यों चक्कर लगा रही है, आपके सर पर घूमी जा रही है और चीखी चिल्लाई जा रही है। ही टोल्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया दैट के ही हैड रिमूव्ड देयर यंग वंस फ्रॉम देयर नेस्ट, उसने उसके बच्चों को उसके घोंसले से उठा दिया, हटा दिया, वहाँ से उठा लिया है। अब जब ये बात पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये अल्लाह के पैगंबर की मेहरबानी किसके लिए है, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ग्रेटली मूव्ड, बड़े गुस्से के साथ यूँ पीछे मुड़े। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर लिटिल बर्ड्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को उस परिंदे के सामने अफसोसनाक, अफसुर्दा महसूस करवाया। उन्होंने सॉरी के लिए शर्मिंदगी का इजहार किया। एंड एडवाइज्ड हिज कंपेनियन, और अपने साथियों को नसीहत की, टू पुट बैक द बेबी स्पैरो इन इट्स नेस्ट एट वंस, फ़ौरन जाओ और स्पैरो के बच्चों को वहाँ पे रख के आओ। विच ही डिड, जो उसने किया। द स्पैरो फेल्ट हैप्पी एंड क्राइड नो मोर, उसके बाद चिड़िया क्या होगी, खामोश होगी और उसने क्या किया, उसने चिल्लाना बंद कर दिया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज काइंड एंड अफेक्शनेट नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के लिए मेहरबान और शफीक थे, बट आल्सो
टू आल क्रिएचर्स ऑफ द यूनिवर्स, बल्कि आप कायनात की तमाम मखलूक़ात के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन थे। फॉर दिस वेरी रीज़न, इस वजह के बनाए पर अल्लाह अलमाइटी वॉज प्लीज टू बेस्टोड अपॉन हिम, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने उन पर नबूवत अता की, द टाइटल ऑफ बेनिफेक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन। अब ये एक कहानी है बेटा, जबकि अल्लाह के पैगंबर की कई कहानियाँ, कई स्टोरीज़, मेहरबानी, शफ़क़त हमारे सामने सबके लिए। आपने कई बार सुना होगा कि एक दफ़ा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट दौड़ता हुआ आ रहा है। अल्लाह के पैगंबर को आके उसने शिकायत की कि जी मेरा मालिक जो है वो मुझ पर बोझ बहुत ज़्यादा लाता है, जबकि मुझे उसके मुकाबले में ख़ुराक कम देता है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलवाया। उसको बुलवाने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने कहा, भाई अल्लाह के बंदे, अगर तू इस पर बोझ इस हद दर्जे का रखता है तो उसकी खुराक में भी उसी दर्जे का इजाफ़ा कर दे। तो क्या है कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या किया, उन पर शफ़क़त की। एक ऊँट पर क्या है, एक जानवर है। इसी तरह अभी हमने स्टोरी पढ़ी कि आपने एक परिंदे यानी स्पैरो पर अपनी शफ़क़त का इजहार किया। तो इसी तरह अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी में तो बारहा दफ़ा जानवरों के लिए जो हैं वो शफ़क़त के मौके हमें मिलते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने उन पर शफ़क़त की, अल्लाह के पैगंबर ने जानवरों के लिए ये हुक्म दिया। इसी तरह इंसानों के लिए भी, और अक्सर आप सुनते हैं ख़ास तौर पर अल्लाह के पैगंबर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शफ़ीक थे। जब भी आप कभी सफ़र पर जाते तो वापसी पर जैसे ही मदीना में दाखिल होने से पहले बच्चों को अपनी सवारी पे बिठा लेते। इसी तरह अगर कोई मौसमी फल आता तो सबसे पहले आप बच्चों को पेश करते और बच्चों से इंतहा की मोहब्बत करते थे। तो ये क्या है कि अल्लाह के पैगंबर की मेहरबानियाँ, अल्लाह के पैगंबर की शफ़क़त कि किसके लिए, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी। और देखिए बेटा कितनी सिंपल बात है कि उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहरबानी को एक स्टोरी हमारे सामने राइटर ने कितने सिंपल अंदाज में बयान किया कि वंस, एक दफ़ा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट आउट ऑन अ जर्नी, एक सफ़र पर निकले। सादा सेंटेंस है ना, विद सम ऑफ हिज कंपेनियन, किसके साथ, अपने चंद साथियों के साथ। बर्ड्स वर सिंगिंग एंड जॉइंग, अब परिंदे क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे, चिपिंग, चहचहा रहे थे। वन ऑफ द कंपेनियन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनके एक साथी ने क्या किया, कुछ बच्चों को देखा करीबी एक झाड़ी में, नेस्ट में। वो किसके थे, स्पैरो चिड़ी। अब देखिए एक सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है कि जैसे जैसे वाक़यात उस वक़्त रूनमा हुआ, प्लॉट के मुताबिक उसी सीक्वेंस, नेचुरल पॉइंट के मुताबिक आपके पास, और इंग्लिश भी कौन सी है, इंतहाई सिंपल, वर्डिंग भी इंतहाई सिंपल, और उसमें कोई किसी किस्म का ऐसा सेंटेंस नहीं दिया गया जो कि बेटा आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर करे, बल्कि ये आपके सिंपल सेंटेंसेस जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि आप स्टोरी में लिखते हुए आपकी ग्रामर मिस्टेक कम होगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी। और अगर आप देखें आपने 10 लाइनों की एक स्टोरी लिखी है, आप उसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं और आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती, तो अगर वो 8 नंबर की स्टोरी है तो बेटा उसमें से आपको 7 या 8 नंबर देने में कोई भी कबाहत नहीं होगी किसी टीचर को। लेकिन अगर आपने एक 10 लाइनों की स्टोरी लिखी है, उसके 8 नंबर हैं, आपने इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सेंटेंस लिखे हैं जिसमें ग्रामर मिस्टेक भी आ रही है, आपकी वर्डिंग भी इतनी टफ़ है कि उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 10 ही गलतियां निकल आई हैं, तो अगर वो एक गलती के 0.5 मार्क्स भी काटेगा तो आपके 5 से 6 नंबर वो काट लेगा, और आपको नंबर कितने मिलेंगे, 3 से 4 नंबर।
तो बेटा ये चीज़ होती है कि जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो उस दौरान हम मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमने उसको किस तरह लिखना है। स्टोरी का इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात की थी डे 1 में कि क्या कहा था कि उसकी ग्रामर भी सिंपल और इंग्लिश भी सिंपल किस्म की हो और पास्ट टेंस में एक ही तो ज़माने में लिखनी होती है। हमने कौन से उसमें सारे ज़माने मिक्स कर रहे हैं कि प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है। आप ओनली पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो जब उसको लिखते हैं, तो उम्मीद है कि आपको वो सेंटेंस लिखते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओनली आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल हो। तो क्या है कि डे 2 में हमने ये, डे 3 में हमने काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी पढ़ी कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या मेहरबानी की थी। और लास्ट में क्या फरमाया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो सेड, ये भी फरमाया, अल्लाह विल नॉट बी काइंड टू हिम, अल्लाह उस पर मेहरबान नहीं होता, हु इज़ नॉट काइंड टू अदर्स, जो दूसरों पर मेहरबानी नहीं करता। और ये क्या है कि जब आप दूसरों के लिए मेहरबानी करेंगे तो तभी आप पर भी मेहरबानी की जाएगी। लिहाजा ये अल्लाह के पैगंबर के अल्फाज जो हैं ये हमारे लिए उसी तरह हैं कि इनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमा दिए एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए वो ऑथेंटिक अल्फाज हैं, उसमें किसी किस्म का कोई रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। तो बेटा इसके साथ ही हमारा डे 3 का जो काम है वो कंप्लीट हुआ। आपने एक वक्त में एक डे का काम लेके बैठे हैं बेटा, उसको पढ़ें और बाकी स्टोरीज़ देखें। आपको पेज नंबर 9 पर जो है अगली स्टोरी दी गई है, पेज 10 पर आपको उससे अगली स्टोरीज दी गई है। और आप अगर पर डे के लिहाज से ख़ुद भी थोड़ा सा मैनेज कर लें तो आप देखें इंट्रोडक्शन डे 1, उसके बाद आपको पहली स्टोरी डे 2, दूसरी स्टोरी मैंने आपको डे 3 में पढ़ाई, आप तीसरी स्टोरी के लिए डे 4, चौथी स्टोरी के लिए आप डे 5 अपने मुकर्रर कर लें। तो उम्मीद है कि ये स्टोरीज़ आपको याद करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपको स्टोरीज़ भी इस लेवल की याद हो जाएंगी कि कोई भी आपके साथ अपना मवाजना करना चाहे तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने स्टोरीज़ को सिर्फ रट्टा लगाया और आपने उसकी बेसिक, उसका इंट्रोडक्शन और ये भी पढ़ा है कि स्टोरी क्यों लिखी जाती है और क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इस पर गौर कीजिएगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इदारे में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।